पुणे की रात। समय 2 बजे का है। शनिवार वाड़ा की जर्जर दीवारें खामोश खड़ी हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि गलियारे में अपनी ही सांसें गूंजती सुनाई देती हैं। एक सुरक्षा गार्ड हाथ में टॉर्च थामे गलियारे के भीतर कदम बढ़ा रहा है। उसके जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर टकराकर वापस आ रही है। वह रुकता है। टॉर्च की रोशनी दीवार के दरारों पर दोहती है और वापस गलियारे के अंत में अंधेरे में खो जाती है। हवा स्थिर है, पर उसके कानों में एक अनजानी सरसराहट है। वह टॉर्च को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियां धातु पर रगह खा रही हैं। वह फिर से चलता है, लेकिन इस बार उसके कदम धीमे हैं। हर मोड़ पर वह रोशनी को घुमाता है। वहां कुछ नहीं है, बस धुंधली परछाइयां और पुरानी ईंटों की गंध। वह अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है। गलियारा खाली है। वह फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसके कंधे तन गए हैं। वह एक और कदम उठाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई और भी है जो इस सन्नाटे में हलचल पैदा कर रहा है। वह टॉर्च की बीम को एक बार फिर दीवार पर टिका देता है। रोशनी का घेरा कांप रहा है। इस महल की दीवारों के बीच रात का सन्नाटा अब भारी महसूस होने लगा है। अचानक गार्ड अपने कदम थाम लेता है। उसके कान गलियारे के उस छोर की ओर मुड़ते हैं जहां से एक बारीक चीख हवा में तैरती हुई आई है। यह किसी बच्चे की आवाज है। वह टॉर्च को तेजी से उस दिशा में घुमाता है। रोशनी का दायरा अंधेरे में छटपटाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। सिर्फ टूटी हुई ईंटें और धूल के कण हैं। गार्ड की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं और रोशनी पक्षे हुए उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है। वह फिर से सुनता है, काका, मुझे बचाओ। यह पुकार बिल्कुल पास की दीवार के पीछे से आई है। वह टॉर्च नीचे गिरा देता है। धातु के फर्श पर टकराने की आवाज गूंजती है। वह बिना पीछे देखे गलियारे से बाहर की ओर भागता है। उसके पैरों की धमक शांत आंगन में शोर मचा रही है। वह मुख्य द्वार की ओर दौड़ता है। उसका गला सूख चुका है। बाहर निकलते ही वह रुकता है और वहां मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए, हांफते हुए चिल्लाता है। उसकी आवाज में थरथराहट है। वह कहता है कि उसने फिर वही आवाज सुनी है। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि एक बच्चा मदद मांग रहा है। वह बच्चा उसे पुकार रहा है, काका, मुझे बचाओ। लोग उसकी ओर उलझन भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग है। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया है। गार्ड की चीखें धीरे धीरे शांत होती हैं, लेकिन महल की हवा में अभी भी भारीपन है। यह वही जगह है, थरासर करता, जहां से इतिहास की जहें निकलती हैं। समय की सुई को पीछे घुमाते हैं। वर्ष 1773। पुणे का शनिवार वाड़ा आज की तरह खंडहर नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। महल के भीतर मशालों की रोशनी नक्काशीदार खंभों पर नाच रही है। 17 साल का नारायण राव पेशवा की गद्दी पर विराजमान होता है। उसके हाथों में राजदंड है और माथे पर सत्ता का तिलक। भव्य दरबार में मंत्रियों की भी है, जहां हर कदम पर झुकते सिर और आपस में फुसफुसाती आवाजें सुनाई दे रही हैं। नारायण राव सिंहासन पर बैठता है। उसकी नजरें ऊंचे गुंबदों और दूर तक फैले गलियारों को नापती हैं। वह नया है, युवा है, और उसे अभी इस विशाल साम्राज्य की पेचीदगियों को समझना है। दीवारों पर टंगे अस्त्र शस्त्र और रेशमी पर्दों के पीछे छिपी राजनीति की आहटें तेज हो रही हैं। यह एक शानदार शुरुआत की तरह दिखता है, लेकिन महल की नींव में दबी ईंटों को पता है कि यह सिंहासन कितना अस्थिर है। नारायण राव आदेश देता है। उसकी आवाज दरबार में गूंजती है, लेकिन उस गूंज के पीछे एक अनजाना खतरा धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। वह अपनी सत्ता का भार संभाल रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि यह महल उसके लिए सुरक्षा नहीं, बल्कि एक चक्रव्यूह बन चुका है। सिंहासन के ठीक नीचे महल के अंधेरे कोनों में खेल कुछ और ही चल रहा है। पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव दरबार की रौनक से दूर एक ठंडे कक्ष में बैठे हैं।
उनकी उंगलियां मेज पर रखे नक्शों और दस्तावेजों पर लगातार घूम रही हैं। वे अपनी तलवार की मूठ को बार बार दबाते हैं, मानो सत्ता उनके हाथों से फिसल रही हो। महल की गलियों में मशालों की रोशनी कम है और वहां रघुनाथ राव के विश्वास पात्र सिपाही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए एक कोने में सिमटते हैं। उनकी फुसफुसाहटें दीवारों से टकराकर वापस आती हैं, जिनमें सिर्फ एक ही नाम बार बार गूंजता है, पेशवा। रघुनाथ राव की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जो मशाल की लौ को भी मात दे रही है। वे उस गद्दी को देख रहे हैं जिस पर आज उनका भतीजा बैठा है। वे जानते हैं कि महल की मोटी पत्थर की दीवारें बाहर की दुनिया से कटी हुई हैं। वहां कोई भी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। वे एक गुप्त बैठक का आयोजन करते हैं। कमरा बंद है, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है। वे अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। सत्ता का लालच उनके चेहरे की रेखाओं को सख्त बना देता है। वे एक कागज पर मुहर लगाते हैं और उसे एक संदेशवाहक के हाथ में थमाते हैं। महल के गलियारे अब खामोश हैं, लेकिन उस खामोशी में एक घातक साजिश आकार ले रही है। रघुनाथ राव का हर एक निर्णय, हर एक इशारा नारायण राव के भविष्य को एक अंधेरी खाई की ओर धकेल रहा है। आधी रात का सन्नाटा है। रघुनाथ राव का संदेशवाहक अपने घुटनों के बल बैठा है। एक मोमबत्ती की फड़फड़ाती रोशनी में वह संदेश पढ़ रहा है। आदेश स्पष्ट है, पेशवा को बंदी बनाओ। लेकिन कमरे में मौजूद षड्यंत्रकारियों की नजरें संदेशवाहक पर टिकी हैं। उनमें से एक आगे बढ़ता है। वह संदेशवाहक के हाथ से कलम छीन लेता है। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही हैं। वह धरा यानी पकड़ने वाले शब्द पर स्याही की एक मोटी लकीर खींच देता है। स्याही कागज पर फैल रही है, जैसे कोई घाव रिस रहा हो। वह उस जगह पर नया शब्द लिखता है, मारा। एक छोटा सा अक्षर, लेकिन उसका अर्थ विनाशकारी है। संदेशवाहक का हाथ ठिठक जाता है। वह एक बार फिर उस शब्द को देखता है, फिर रघुनाथ राव के बंद कमरे की ओर नजर डालता है। षड्यंत्रकारी उसे आदेश देता है कि इस संदेश को तुरंत महल के रक्षकों तक पहुंचाओ। संदेशवाहक कागज को मोड़ता है और उसे मोम की मुहर से बंद कर देता है। मुहर की छाप कागज पर उभरती है, जो इस खूनी साजिश की अंतिम मुहर है। वह गलियारे की ओर दौड़ता है। उसके जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर गूंज रही है। पीछे छूट गया कमरा अब शांत है, लेकिन वहां से निकली वह एक पर्ची अब मौत का वारंट बन चुकी है। महल के गलियारे अब उस संदेशवाहक की आहट को सोख रहे हैं, जो अनजाने में ही एक पेशवा के अंत का रास्ता तैयार कर रहा है। जाल बिछ चुका है और नारायण राव को इसका कोई आभास नहीं है। 30 अगस्त 1773 की रात। शनिवार वाड़ा की हवा भारी है। महल के मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी भारी जूतों की गूंज पत्थर के फर्श पर सुनाई देती है। अंधेरे में दर्जनों आकृतियां एक साथ आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, जिनकी धार पर मशाल की पीली रोशनी कांप रही है। धातु की खनक गलियारे की दीवारों से टकराकर गूंजती है। सिपाही बिना किसी शब्द के अनुशासित कदमों के साथ अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनकी परछाइयां दीवारों पर लंबी और विकृत होकर नाच रही हैं। एक सिपाही रुकता है, अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और मुड़कर अपने साथियों को इशारा करता है। गलियारे में सन्नाटा तो है, लेकिन उस सन्नाटे को जूतों की थाप और सांसों की लय चीर रही है। कोई भी बात नहीं कर रहा, केवल एक दूसरे के कंधों पर रखे हाथों का दबाव और तलवारों की मूठ पर जमी उंगलियों का तनाव ही काफी है। वे महल के भीतर गहराई तक पहुंच चुके हैं। हर एक कदम उन्हें पेशवा के कक्ष के करीब ले जा रहा है। मशालें अब बुझने की कगार पर हैं, जिससे गलियारे में अंधेरा और गहरा हो गया है। सैनिकों की आंखों में कोई संकोच नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। पीछे का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। महल के अंदर का वातावरण अब एक शिकारगाह में बदल गया है, जहां खामोशी का मतलब अब सुरक्षा नहीं, बल्कि मौत का इंतजार है। कक्ष के भीतर नारायण राव की नींद अचानक टूटती है।
बाहर से आती धातु की खनक और जूतों की तेज आहट हवा को चीर रही है। वह बिस्तर से उछलकर नीचे गिरता है। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर पर पड़ते ही उसे कंपकपी महसूस होती है। दरवाजा हल्का सा खुलता है और वह बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। गलियारे में अंधेरा घना है। वह दीवार के सहारे संतुलन बनाता है। उसके हाथ पत्थर की खुरदरी सतह को रगड़ रहे हैं। अचानक सामने से आती मशालों की चमक उसे ठहरने पर मजबूर कर देती है। वह अपना रास्ता बदलता है और विपरीत दिशा में भागने लगता है। उसके फेफड़ों में हवा कम पड़ रही है। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं। वह मुड़कर पीछे देखता है। सैनिकों के साए तेजी से नजदीक आ रहे हैं। वह गलियारे के मोड़ पर फिसलते फिसलते बचता है। हथेलियां फर्श पर टिक जाती हैं। वह लड़खड़ाते हुए फिर उठता है और दौड़ जारी रखता है। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस उसी के कानों में गूंज रही हैं। वह गलियारे के अंत की ओर भाग रहा है, जहां उसे अपने चाचा का कमरा दिखाई देता है। उसके पैर भारी हो रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकता। वह पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज गले में अटक रही है। यह महज दौड़ नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की वह लकीर है जो हर बीतते पल के साथ छोटी होती जा रही है। नारायण राव तेजी से दौड़ता है। उसके हाथ चाचा के कक्ष के भारी लकड़ी के दरवाजे से टकराते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा थपथपाता है। लकड़ी की गूंज गलियारे में फैलती है। वह चिल्लाता है, काका मुझे बचाओ, काका दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में डर और विश्वास की आखिरी उम्मीद घुली है। वह अपनी पीठ दरवाजे से सटाकर नीचे खिसकता है। उसके नाखून लकड़ी पर लकीरें खींच रहे हैं। सन्नाटा भारी, जूतों की थाप करीब। नारायण राव एक बार फिर उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपते हुए दरवाजे की मूठ को पकड़ते हैं। वह फिर से पुकारता है, काका बाहर आओ। वे आ गए हैं। उसकी आवाज गले में ही घुट जाती है। दरवाजा नहीं खुलता। वह अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देखता है। सैनिकों की तलवारों की खनक उसके ठीक पीछे सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसके ठीक सामने ठंडी चमकती हुई धातु का प्रहार होता है। वह लड़खड़ाकर गिरता है। गलियारे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा जाता है। केवल उसकी रुकी हुई सांसों की अंतिम गूंज दीवारों से टकराती है। फिर कुछ नहीं बचता। सब कुछ स्थिर हो जाता है। महल का वह हिस्सा जो अभी तक शोर से भरा था, अचानक एक ऐसी खामोशी में डूब जाता है जो सदियों तक नहीं टूटने वाली। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की गूंज कभी शांत नहीं हुई। साल 2016 की एक रात, शनिवार वाड़ा की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड गलियारे में गश्त लगा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों की दीवारों पर नाच रही थी। अचानक उसने गलियारे के दूसरे छोर पर एक आकृति देखी। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन आकृति की गति उससे कहीं अधिक तेज थी। गार्ड ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। उसके जूते पत्थर के फर्श पर जोर जोर से बज रहे थे। जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा, वह आकृति ओझल हो गई। गार्ड रुक गया। उसका सीना तेजी से फूल रहा था और माथे से पसीने की बूंदें गिरकर फर्श पर गिर रही थीं। तभी हवा में एक मध्यम सी आवाज उभरी। वह किसी की पुकार थी जो दर्द से भरी हुई थी, काका मुझे बचाओ। गार्ड के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा फिर से गहरा गया, लेकिन उस आवाज ने उसके भीतर की शांति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। बिना एक पल सोचे वह गार्ड गलियारे से बाहर की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले ही दिन वह अपनी नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। यह घटना महज एक अफवाह नहीं थी, बल्कि उस रात का एक जीवंत प्रमाण थी जो आज भी उन गलियारों में भटक रही है। हर गुजरता दशक इस जगह के सन्नाटे में उस पुरानी चीख को और अधिक गहरा कर देता है, जिससे आने वाले हर व्यक्ति को उस विश्वासघात का एहसास हो जाता है। आज शनिवार वाड़ा के ये पत्थर केवल पर्यटक स्थल बनकर रह गए हैं। दिन की चकाचौंध में लोग यहाँ आते हैं,
दीवारों को छूते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और सन्नाटा पसरता है, ये गलियारे अपनी असली पहचान में लौट आते हैं। यह महल केवल ईंटों और चूने का ढांचा नहीं है, बल्कि उस विश्वासघात का साक्षी है जिसे समय कभी मिटा नहीं सका। जब हवा के झोंके गलियारों में टकराते हैं, तो वे किसी भूतिया कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक पुकार की तरह सुनाई देते हैं। यह वह पुकार है जो 250 साल पहले एक बंद दरवाजे के सामने दम तोड़ गई थी। लोग इसे महज एक डरावना अनुभव मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह उस न्याय की गूंज है जो आज भी उन गलियारों की ठंडी हवाओं में भटक रही है। विश्वासघात का वह दाग जो पेशवा के दौर में लगा था, वह आज भी इन दीवारों में ताजा है। अगर आप कभी रात के अंधेरे में उन गलियारों से गुजरें और आपको वह धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दे, तो रुककर गौर कीजिएगा। वह आवाज किसी डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह उस सच को याद दिलाती है जो सदियों पहले दफन कर दिया गया था। यह इतिहास की वह गूंज है जो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह न्याय नहीं पा लेती। यह महल चीखता है, यह महल पुकारता है, क्योंकि अन्याय का वह घाव आज भी खुला है।